हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आना काका, एस्ट्रोलॉजी में आपकी तो बहुत स्टडी है। उसी प्रकार से आपने एंशियंट इंडिया के बारे में भी काफ़ी स्टडी की है, जिसमें महाभारत, रामायण। तो रामायण के जो सभी मुख्य पात्र हैं, वो सारे के सारे आदर्श है। ऐसा क्यों? उसकी वजह तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, बट पहले मैं वो आदर्श कैसे है ये बताता हूँ। आदर्श वो इसलिए है कि राम जी जो थे, प्रभु राम, वो एक आदर्श पुत्र थे। उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कैकेयी माता को वचन दिया था कि मैं राज छोड़ूंगा, बट वो वचन राम जी ने नहीं दिया था, वो दशरथ ने दिया था। फिर भी उन्होंने अपने पिताजी का वचन पूर्ण करने के लिए वनवास लिया। वैसे ही वो एक आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श योद्धा थे, आदर्श सेनापति थे। सब कुछ उनमें आदर्श था। वो तो थे ही, बट उसके अलावा उनके जो भाई थे, छोटे भाई लक्ष्मण, आज भी अपन राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लेते हैं, और सीता, सिया राम बोलते हैं। क्यों? तो इन दोनों को वनवास में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कैकेयी माता ने सिर्फ राम को वनवास मांगा था, लेकिन ये खुद होके स्व इच्छा से वनवास में राम, प्रभु राम की सेवा करने के लिए गए। तो ये इन्होंने एक मिसाल कायम किया, आदर्श कायम किया कि बंधु कैसा रहना चाहिए और पत्नी कैसे रहना चाहिए। उसके बाद में कुछ समय बाद भरत जी है, वो उनके भाई थे। वो उस समय उनके बहुत काफी दूर थे, वहां से उनको आने में समय लगा। जब वो आ गए अयोध्या, तब राम जी वनवास चले गए थे, और दशरथ, राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। तो कुर्सी पूरी खाली थी। आज के राजकारणी जो रहते हैं, राज्यकर्ता, उनके लिए ऐसी कुर्सी खाली, ये तो बहुत मौके का ये रहता है। लेकिन भरत जी का वैसा नहीं था। उन्होंने सोचा नहीं, न्याय क्या है, ये राम जी की कुर्सी है। तो वो सीधा जंगल गए, उनसे मिले, और जब उन्होंने बोला कि मैं आ नहीं सकता हूं, तो उनके नाम से उन्होंने अयोध्या में राज चलाया शत्रुघ्न के साथ। शत्रुघ्न का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें, वो भी एक आदर्श भाई था। लेकिन भरत ने ये सोचा कि यदि राम वनवास में एक कुटिया में रह रहे, तो मैं महलों में रह के राज्य कारभार नहीं करूंगा। वो महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अयोध्या के बाहर एक कुटिया बनाई, और उसमें से उन्होंने अपना राज्य कारभार किया। वैसे उसी समय के जो थे, वो हनुमान जी थे। हनुमान जी तो आदर्श माना ही जाता है आज के दिनों में। आदर्श भक्त थे, आदर्श योद्धा थे, सब कुछ थे। और सबसे आखिरी यानी जो खलनायक थे, वो थे रावण, उस कथा के। तो रावण भी एक प्रकार से आदर्श थे, क्योंकि रावण एक आदर्श राजा थे। उनकी जो प्रजा थी, वो काफी खुश थी। जब उनका मृत्यु हो गया और वो मृत्यु शैया पे थे, तब राम जी ने उनको बताया, लक्ष्मण को, कि उनका जो राज्य कारभार करने का तरीका था, वो आप जाके इनसे सीखो। तो लक्ष्मण जाके उनसे एडवाइस लिए थे। तो इतने अच्छे वो राजा थे। उसके अलावा वो योद्धा अच्छे थे, तपस्वी थे, विद्वान थे, सब कुछ था। अब केवल उनकी एक ही गलती हो गई कि उन्होंने सीता हरण किया, और सीता हरण करने के बाद भी उन्होंने सीता को प्रलोभन दिया, माता सीता को। बट कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि द्रौपदी वस्त्र हरण जैसा, कि जिससे उनको अपन खलनायक के रूप में पूरी तरह देख सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार से आदर्श खलनायक ही थे। और अब सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली वो सारे के सारे आदर्श क्यों थे? हाँ, तो एक्चुअली ये जो आदर्श थे, तो आदर्श कैसे रहते हैं? आदर्श रहने के कारण दो तीन रहते हैं। पहले तो संस्कार रहते हैं, दूसरा रहता है शिक्षा। संसार और शिक्षा से आदर्श बनते हैं। लेकिन राम जी का आदर्श, भरत का आदर्श, लक्ष्मण का आदर्श, ये तो युग युगांतर चलने वाले आदर्श हैं। ये आदर्श इतने बड़े हैं कि इसके पीछे कोई तो दूसरा रीजन है, केवल शिक्षा और संस्कार नहीं है। ये जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज का मैं उपयोग करूँ। फिर देखना शुरू किया, तो वाल्मीकि रामायण में एक जगह पर एक श्लोक है, उसमें उन्होंने राम जी का जन्म जब हुआ, तब जन्म की स्थिति वर्णन की है, आकाशस्थ ग्रहों की। अब ये आकाशस्थ ग्रहों की स्थिति यानी क्या? इट इज ए मैप ऑफ द स्काई। और कुंडली जो बनती है वो क्या रहती है? वो भी मैप ऑफ द स्काई है। इसलिए राम, प्रभु राम की कुंडली
हम आराम से बना सके। और वो प्रभु राम की जो कुंडली बनाई है, वो कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली यहाँ आपके सामने है। अब ये कुंडली में आप देखेंगे यहाँ पर गुरु और चंद्र लग्न स्थान में है, और वो सब गुरु उच्चिका है। उस समय उनके पत्रिका के समय 5 ग्रह उच्चिके थे। दूसरा उच्चिका ग्रह था शनि, फिर था मंगल और रवि और शुक्र। ये 5 ग्रह उच्चिके थे। और वो उच्चिके भी कहाँ थे, तो जिनको ज्योतिष का थोड़ा नॉलेज है उनको पता रहेगा कि ये चारों जो स्थान है, केंद्र स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही भाग्य और लाभ, तो ये 6 स्थान इंपॉर्टेंट है। तो उसके 5 स्थानों पे उनका उच्चिका ग्रह था। अब उसके अलावा जो ग्रह है, जैसा राहु है, केतु है और चंद्र है, ये भी स्व राशि के थे। तो स्व राशि के ग्रह भी पावरफुल रहते हैं। तो यानी 5 ग्रह उच्च राशि के, 3 ग्रह स्व राशि के, और एक केवल बुध था, लेकिन वो लाभ स्थान में था, कि जो स्थान ही कुछ एलिवेटेड है। तो इस तरह से उनकी पत्रिका एक अद्भुत पत्रिका बन गई थी। अच्छा, उनका जन्म जो हुआ था वो संधि काल में अभिजीत मुहूर्त पे हुआ था। वो मुहूर्त भी एक माना हुआ बहुत अच्छा मुहूर्त पे उनका जन्म था। तो ऐसी अद्भुत पत्रिका वाले राम जी थे। तो अब उनकी पत्रिका तो अच्छी थी, तो वो तो युग युगांतर के पुरुष होना अपन समझ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जैसे भरत है, शत्रुघ्न है, ये सब क्यों? तो ये जब सवाल आता है तब अपन उसका देखना चाहते हैं। तो मेरे को क्या लगता है, अपन जैसे देखते हैं आजकल के दिनों में कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो 1 साल का अंतर है, इसमें 2 साल का है, ऐसे करके 4 भाई है। तो उनकी पत्रिका डेफिनेटली अलग अलग हो जाएगी। लेकिन उस समय में वैसा था क्या? नहीं। उस समय में ये 3 रानियों के 4 पुत्र थे। और वो जो गोल्डन प्लैनेटरी पीरियड था, उसके अंडर ही इनका जन्म हुआ। गोल्डन प्लैनेटरी पीरियड यानी मैंने जो 5 ग्रहों का बोल रहा हूँ उसको गोल्डन प्लैनेटरी पीरियड बोल रहा हूँ। तो भरत का जो जन्म हुआ वो राम के बाद 16 घंटे के बाद हुआ। तो उसमें क्या हो गया, ये जो लग्न स्थान बोलते हैं, ये लग्न स्थान बदल के 12 नंबर का लग्न स्थान इधर आ गया। तो शुक्र और केतु इधर आ गए, बाकी पत्रिका चेंज हो गई। तो राम के हिसाब से वो पत्रिका थोड़ी बहुत कम हो गई, बट 5 ग्रह तो थे, गोल्डन प्लैनेट्स तो थे, तो पत्रिका में ताकत पूरी थी, इसलिए वो भी आदर्श थे। उसके बाद 24 घंटे के बाद लक्ष्मण जी का जन्म हुआ और शत्रुघ्न का। उस समय मेष लग्न था, और उस समय नक्षत्र भी बदल गया, नक्षत्र आश्लेषा आ गया था। अब आश्लेषा नक्षत्र सब लोग जानते हैं, थोड़ा उग्र माना जाता है। वैसा ही मेष लग्न, तो मेष लग्न और आश्लेषा नक्षत्र होने के कारण लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों भी थोड़े शीघ्र कोपी थे। अब ये जो सब है, इसके अलावा हनुमान जी, ये रामायण के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म कब हुआ? तो राम जी का जन्म चैत्र शुद्ध नवमी को हुआ, और हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा में हुआ। तो पूर्णिमा और नवमी में 6 दिन का अंतर था। तो 6 दिन में भी इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, वो कॉम्बिनेशन वैसा का वैसा था। उनका मेष लग्न था और वो कॉम्बिनेशन वही था। तो उनकी पत्रिका में भी ताकत थी, सिर्फ उनका जो राशि है, राशि हर 2.25 दिन में बदलती है, तो राशि बदल के उनकी राशि कन्या हो गई। बाकी उनकी भी पत्रिका वही गोल्डन पीरियड में की थी। अब सवाल ये था, आखिरी के जो खलनायक है, जो मैंने बताया रावण, उनकी भी पत्रिका मैंने यहाँ वर्णन की है। अब ये आप रावण जी की पत्रिका देखेंगे, महाराजा रावण की, तो उनके पत्रिका में भी आप देखेंगे गुरु और चंद्र यहाँ पर है। गुरु भी उच्चिका है, फिर शनि है, शनि भी उच्चिका है, बुध उच्चिका है और मंगल उच्चिका है। तो उनके इसमें भी 4 ग्रह उच्च राशि के हैं। केवल राहु केतु में फर्क था। तो ये जो उनकी जो पत्रिका थी वो भी एक बहुत अच्छी पत्रिका थी। केवल राहु और केतु ये नीच रहने के कारण उन्होंने वो सीता हरण जैसा घृणित कृत्य किया। अदरवाइज उनकी पत्रिका में भी काफी ताकत थी। रावण के ग्रह भी उच्चिके थे, चारों के चारों श्री राम प्रभु के जैसे। तो क्या उनका जन्म भी उसी समय हुआ था? वैसा एक्चुअल में रहता नहीं है कि दोनों के ग्रह उच्चिके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के उच्चिके ग्रह रहते हैं अलग अलग समय में। इसलिए रावण का समय वही रहेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि रावण ये काफी उम्र में बड़े थे। राजा दशरथ जो थे राम के पिता, उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया था, और उनके जन्म के पहले ही उन्होंने काफी पहले
अपने शंकर जी की 12 साल की तपश्चर्या की थी, तो रावण उनसे उम्र में काफी बड़े थे। अच्छा। अब वो बड़े थे ये बात सही है, हम्म। लेकिन ये दो ग्रह का कॉम्बिनेशन कैसा आएगा? हम्म। तो जो शनि है, शनि का जो रिवोल्यूशन रहता है वो बराबर 12 राशि को वो 30 साल में क्रॉस करता है। हम्म। तो उसी राशि में आने को उसको 28 से 30 साल बराबर वो लगते हैं। अब गुरु है, गुरु पूरी 12 राशि को कवर करने को 12 साल लगते हैं। तो अब ये दोनों ग्रह एक साथ आना है उच्च में या एक ही राशि में, तो कैसा समय आएगा? क्योंकि 30 साल के बाद तो पॉसिबल नहीं कि गुरु के 2.5 सर्कल हो जाएंगे। इसलिए जब अपन सोचते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जिसको ज्योतिष गणना बोलते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि 30 साल के 2 सर्कल यानी 60 साल हो गए। अच्छा। इनके 12 साल के 5 सर्कल यानी फिर से 60 साल हो गए। तो 60 साल के बाद भी यही ग्रहों की पोजीशन आती है, गुरु और शनि की। और उस समय बाकी ग्रहों में पोजीशन में फर्क आ सकता है, लेकिन गुरु और शनि वैसे ही आ जाते हैं। तो इसलिए रावण प्रभु राम से 60 साल से बड़े थे, ये उसका नतीजा है। क्योंकि वो सब सर्कमस्टेंसेस भी देखते हैं तो वो काफी बड़े थे, 60 साल से बड़े थे। तो मेरे अंदाज से उस समय रावण का आयु 97-98 के आसपास थी। बाप रे, जब युद्ध हुआ। हाँ हाँ, तो क्या वो 97 के आयु में युद्ध कर सकते थे? हाँ, ऐसा आज के अपन देख के अपने को लगता है कि 97 के आयु में कौन युद्ध कर सकेगा, लेकिन वैसा नहीं था। उस जमाने में आयु मर्यादा काफी बड़ी थी, लोग काफी जीते थे। इवन ये तो छोड़ दो, इसके बाद 2000 साल बाद जब महाभारत हुआ तब भीष्माचार्य जो युद्ध में थे तो उनकी उम्र 125 साल थी। बाप रे। और जो ये था उसकी 70 थी, अर्जुन की। तो उस समय भी वो युद्ध कर सकते। तो 97 साल में रावण का युद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात उस समय में नहीं थी, तो उन्होंने उस समय युद्ध किया। आशा है मेरी कि ये आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्कार। नमस्कार।